चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करेंगे आपके लिए कक्षा 10 विज्ञान का रासायनिक विज्ञान का इनकाउंटर करने वाला। बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे इनकाउंटर कर देंगे किसका? रसायन विज्ञान का, जो कि कक्षा 10 का होने वाला है। और यहाँ पर मैं 10 अति लघुत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो कि रसायन विज्ञान के होंगे, 1 पार्ट से लेकर 5 पार्ट तक। इन 10 यदि वैकल्पिक को तैयार कर लेते हैं, आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी प्रकार के अति लघुत्तरीय पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्यादा समय नहीं आपको गंवाना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है 29 तारीख को, आप 29 फरवरी को आपका है, 29 फरवरी को आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 2024 में। और बोर्ड एग्जाम में आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं टॉपरों की लिस्ट में, तो आप बिल्कुल ही सुनिश्चित करके हमारे साथ बैठ जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, तब से अभी तक नहीं पूछा गया, पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, आपने देखा होगा कि आप एक पैनी में जो भी पैकेट में बंधी हुई चीजें होती हैं, वो आपने देखा होगा पॉलीथीन के अंदर फूला हुआ रहता है। आपने चिप्स देखा, पापड़ देखे, चिप्स देखा, जो अपने पैकेट में आते हैं, वो सारे के सारे पफ्स जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है, भरी जाती है, जिससे आपका वो सड़ने ना पाए या खराब ना होने पाए, गंध ना आए उसमें से। तो वही बात यहाँ पर है, तेल या वसा से युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं, देखिए तेल से बनेगा ना वो आपका, तेल से तो पापड़ बनेंगे ही, चिप्स बनेंगे, तो वो चिप्सों को आपने क्या किया, नाइट्रोजन युक्त क्यों किया जाता है, ये पूछा जा रहा प्रश्न। तो देखिए, आम जीवन से भी रिलेशन रखता है ये क्वेश्चन, कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थों वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। कहने का अर्थ ये है, नहीं होते हैं। कहने का अर्थ ये कि आप यदि इसमें नाइट्रोजन मिला देंगे, नाइट्रोजन से प्रभावित करेंगे, तो ये क्या होगा, जब ये आपको वायुमंडल में जाएगा, खुली हवा में जाएगा, तो ऑक्सीजन से ये अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीकृत ही नहीं होगा तो ये आपका खराब नहीं होगा, और इस प्रकार खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। देखिए, खराब तो हो जाएगा बहुत समय तक, क्योंकि एक्सपायरी डेट पे तक खराब होगा ना, एक्सपायरी डेट दिया जाता है ना उसमें, तो उतने समय तक ये सुरक्षित रह सकता है यदि आप इसमें नाइट्रोजन से प्रभावित करेंगे तो। तेल से बनी चीजें और वसा युक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने की चीजें होती हैं, उनको यदि आप नाइट्रोजन की प्रभावित करेंगे, तो उसमें क्या होगा, वो वायुमंडल में जो उपस्थित ऑक्सीजन गैस है ना, उससे अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और ऑक्सीकृत नहीं होगा, तो ये खराब भी नहीं होगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। केवल 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी कि ये आपको क्या करना होगा, ये याद कर लेना है, ये ऑक्सीकृत नहीं होगा और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ये हुआ पहला प्रश्न। अब प्रश्न नंबर दूसरे की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रश्न नंबर दूसरा है, शुद्ध जल या अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया। देखिए, शुद्ध जल या अशुद्ध जल भी लिख कर आता है पेपरों में, तो आप दोनों को याद कर लेंगे कि शुद्ध जल पूछेगा तो भी पीएच मान 7 होगा, और ये जब वो भी होगा तब भी। यह किस प्रकार का विलयन होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू 7 होती है, 7। ठीक, पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। और यह उदासीन विलयन होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जो आपका विलयन होता है, ये न्यूट्रल विलयन होता है, डाइल्यूट होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है, इतना न्यूट्रल कि बिल्कुल इसका कोई भी स्वाद, ना खट्टा, ना तीखा, ना मीठा, कोई स्वाद नहीं होता जल का, आपको मालूम होगा। अब उसमें आप चीनी डालते तो दूसरी बात है, क्योंकि आप अलग शौकीन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, धावन सोडा का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र बताइए। देखिए, धावन सोडा जो आपका होता है, वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक सूत्र, सॉरी, रासायनिक नाम जो होता है, रसायन में इसका नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का ही दोनों एक सोडा कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Na2, मतलब सोडियम 2 इंटू कार्बो, मतलब कार्बोनेट, CO3, Na2CO3 और इंटू 10H2O आपका होता है। 10H2O का मतलब 10 H2O, जल की क्रिस्टलन संख्या जो होती है यहाँ पर 10 होती है।
देखिए आपको याद कैसे कर लेना है कि 10 जल होता है, इसके साथ जुड़ा होता है, आपको ऐसे याद करना। देखिए सोडियम कार्बोनेट तो याद हो जाएगा, पर 10 जल वाला आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, आपको ये याद कर लेना कि धोने के सोडा में जो होता है, धावन सोडा होता है, उसमें जल की आवश्यकता बहुत होती है। इसीलिए धोने के सोडे में क्या हो जाएगा, देखिए आप देखते होंगे धोने के सोडा में बहुत ज्यादा पानी लगाएंगे फिर भी वो सोडा नहीं खत्म होता, तो धोने के सोडा में क्या होता है, जल की मात्रा अधिक लगती है। तो जल कितना है, 10 गुना जल है। तो ये याद हो जाएगा आपको। अब प्रश्न नंबर चौथे की बात करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा 2016 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट के दो उपयोग लिखिए। जैसे सोडियम कार्बोनेट यही तो है धोने का सोडा, धोने के सोडा का उपयोग लिखना। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। धोने के सोडा क्या किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, और कांच में बोरेक्स, कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में। कांच का निर्माण करते हैं, बोरेक्स का भी निर्माण करने के लिए हम किसका यूज करने हैं, सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब प्रश्न नंबर 5वां बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2011, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, क्योंकि 20 में नहीं आया, ना ही 21 में आएगा। 21 में आएगा क्यों, क्योंकि 21 में बोर्ड एग्जाम आपका हुआ ही नहीं। ठीक, अब यहाँ पे कॉपर के दो अयस्कों के नाम बताइए तथा उनका सूत्र लिखिए। कॉपर का पहला अयस्क मतलब सल्फाइड के साथ आप क्रिया करवाएंगे और ऑक्साइड के पास करवाएंगे, तो दोनों अयस्क हो जाएंगे, एक सल्फाइड अयस्क हो जाएगा, एक ऑक्साइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में आप में सल्फर को जोड़ेंगे, सल्फर को जोड़ेंगे, और मतलब ऑक्साइड अयस्क में कॉपर के साथ किसको जोड़ेंगे, कॉपर के साथ आप ऑक्सीजन को जोड़ेंगे। कॉपर 2 या इसको बोलते हैं कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस का सूत्र क्या होता है, Cu2S, कॉपर ग्लांस होता है। कॉपर पायराइट क्या होता है, CuFeS2, S2 होता है, कॉपर पायराइट होता है। ठीक, ये याद कर लेना। और क्यूपराइट जो होता है C2O, C2O क्या होता है, क्यूपराइट। ये क्यूपराइट क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड अयस्क होता है क्यूपराइट। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वें को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर क्या है कि कॉपर मैट क्या होता है, 2018 में पूछा गया। कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का गलित मिश्रण होता है, गलित मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम मैट कहते हैं। कॉपर मैट भी कहते हैं या मैट कहते हैं। ये होता क्या, कॉपर धातु के निष्कर्षण प्रक्रम में। कौन से निष्कर्षण प्रक्रम जो होता है कॉपर धातु में, उस प्रक्रम में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरिस सल्फाइड, मतलब क्यूप्रस और फेरिस का मतलब होता है Fe, आयरन वाला। फेरिस सल्फाइड को गलित करके, मतलब गलित करने के बाद जो मिश्रण प्राप्त होगा, जो बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उस मिश्रण को क्या करेंगे, उस मिश्रण को कहते हैं, जिसे हम मैट कहते हैं, कॉपर मैट कहते हैं। ठीक, ये आपका 2018 में क्वेश्चन बना था। 2018 के बाद ये आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, पर ये पूछा जरूर जाएगा, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 1 क्या है, प्रश्न नंबर 7वां क्या है आपका, कॉपर पायराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। कॉपर जो पायराइट होता है, आपको मैंने अभी सूत्र बताया, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, यही तो बताया मैंने आपको कॉपर पायराइट की। पायराइट का जो सांद्रण विधि होती है वो क्या होता है, फेन फ्लावन विधि द्वारा ये इसका सांद्रण होता है, किसका, कॉपर पायराइट का। और योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया की आपको उदाहरण देना है, परिभाषा देनी है। टिप्पणी लिखने के लिए भी दिया जाता है 2011, 12, 13, 15, 16, 17, 18 और 20, 22। ये आपका लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं आप कि इस, देखिए योगात्मक अभिक्रिया सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे। इस अभिक्रिया में वे अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक तो दो होते हैं। देखिए अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकता है, फिर उत्पाद कितना बनेगा, एक बनेगा। जैसे कि आपने लिया एथिलीन, एथिलीन को ले लिया, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन से करवा दी, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका एथेन, ये उत्पाद बनेगा। तो देखिए आपने मिलाया तो दो चीज, हाइड्रोजन मिलाया, एथिलीन मिलाया, पर बना क्या, केवल एथीन बनाया। और इसमें उत्प्रेरक का कार्य कौन कर रहा था, सोडियम। और 200 डिग्री और 300 डिग्री के बीच में आपको यहाँ पर तापमान लगा। ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक, तो मतलब एकल या एक उत्पाद का निर्माण करते, केवल एक ही उत्पाद बनेगा, यहाँ पर दो नहीं बनेंगे। प्रश्न नंबर 2 क्या 9वां क्या है,
एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र। एल्कीन जो होता है आपका, ये आपका होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ठीक, CnH2n। इसी प्रकार एल्केन का जो सूत्र होता है वो CnH2n इसी प्रकार एल्काइन का जो सूत्र होता है वो एल्काइन में होता है CnH2n-2, ये होता है। अब प्रश्न नंबर 10वां बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम बताने हैं आपके। 2011, 13, 15, 16, 19 और 20 में पूछा गया। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार या नियम के अनुसार या नियमानुसार, आप इसके दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन। देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखी होगी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये सारे के सारे जो आपको भरे हुए हैं तत्व हैं वो परमाणु क्रमांक के हिसाब से भरेंगे। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम। पर जो आपका एक मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर डिपेंड करती थी। ये आपको याद रख लेना है, ये आपको जरूर याद रखना कि आपका मेंडलीव की जो आवर्त सारणी होती है वो आपका परमाणु भार पर डिपेंड करती थी, जबकि ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी बनी है वो परमाणु क्रमांकों पर निर्भर करती। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 10 क्वेश्चन आपके केवल 11 साढ़े 11 मिनट में कंप्लीट हुए।